अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, आकिब जावेद और माइक हसन ने जब से पाकिस्तान टीम का 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए, तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद का एक सैलाब आ चुका है कि भाई बाबर और रिजवान को क्यों स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया। जी हाँ, इसके ऊपर तो हमने बाकायदा एक वीडियो की है क्यों हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया है ना, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स इस वक्त सख्त तनकीद का शिकार है। अच्छा, ये तो एक रुख है, लेकिन दूसरा रुख मैं यकीन करें कि हैरान हो गया हूँ। पाकिस्तान के कुछ फॉर्मर प्लेयर्स जो इस वक्त बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रिटायरमेंट की एडवाइजरी कर रहे हैं, उनको एडवाइस कर रहे हैं कि भाई आप रिटायरमेंट अनाउंस कर दें, कि आपको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया, आप ऐसा करें रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। मैं यकीन करें कि मैं ट्वीट देखकर हैरान हो गया। जी हाँ, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ आपको बताते चलें कि जिन्होंने तमाम आईसीसी इवेंट्स जिसके अंदर बाबर और रिजवान पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं और मीडिया पर बैठ के, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ कर उन्होंने बाबर और रिजवान के ऊपर खुलकर तनकीद की है, आज वो लोग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है ना, उसने तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर मारा है सिलेक्शन को लेकर। जी हाँ, वो कौन सा है उसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ आपको बताते चलें कि सिलेक्शन यानी कि स्क्वाड अनाउंस होने के बाद मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट की है और यकीन करें कि मैं दिल से ना रिजवान को सैल्यूट करता हूँ और बाबर आजम से भी ऐसी ही ट्वीट की उम्मीद करता हूँ। जी हाँ, क्या अपडेट्स आ रही हैं, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि 17 रुकनी स्क्वाड जब से अनाउंस हुआ है, बल्कि जब स्क्वाड अनाउंस हो रहा था ना, तो आपको बताता चलूँ कि तनकीद उसी वक्त स्टार्ट हो गई थी। उसी वक्त जो था स्टार्ट हो गई थी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के जो फैंस हैं उन्होंने सख्त तनकीद की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन के ऊपर। पर्ची तक कॉल किया गया, पर्ची तक जो है वो कॉल किया गया। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मैं स्टैट्स को देखूँ, अगर मैं स्ट्राइक रेट को देखूं, अगर मैं एवरेज को देखूं, तो शायद इस वक्त बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जगह नहीं बनती है स्क्वाड के अंदर। ये एक रियल फैक्ट है। हाँ, मैंने कल भी वीडियो की थी, उसके ऊपर मैंने बात की थी कि अगर आप एक्सपीरियंस को देखें या आप अगर किसी मौजे को देखें या कुदरत के निज़ाम के ऊपर अगर आप बात करें, तो आप शायद बाबर और रिजवान को स्क्वाड का हिस्सा बनाने का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टैट्स के ऊपर जाते हैं, डाटा एनालिसिस के ऊपर जाते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से बाबर और रिजवान की T20 फॉर्मेट के अंदर जगह नहीं बनती। हाँ, अगर ये वनडे फॉर्मेट के अंदर होता तो बाबर और रिजवान ज़रूर होते, लेकिन फिर वहाँ से रोहित शर्मा और विराट कोहली भी होते, ये भी जहन में रखें। लेकिन आपको बताता चलूँ कि इस सारे मैटर के अंदर पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर हैं, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ट्वीट किया और मैं यकीन करें कि ट्वीट देखने के बाद ना मैं हैरान हो गया। जी हाँ, तनवीर साहब हैं, उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा मैसेज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, आप दोनों के लिए आप दोनों के लिए कौन हैं आप लोग, अपने आप को देखो। आप दोनों पाकिस्तान के बहुत बड़े परफॉर्मर्स हैं। आउट ऑफ फॉर्म हर कोई होता है, लेकिन ये ज्यादती किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ नहीं होती। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनो खान की तरह। मुझे ना यकीन करें कि मैं कहता हूँ कि तनवीर अहमद साहब को ना बंदा जाकर खिलाए और पूछे, क्या आज से पहले कोई प्लेयर पाकिस्तान टीम से बाहर नहीं हुआ? क्या हफीज़ बाहर नहीं हुए? क्या अफरीदी बाहर नहीं हुए? क्या शुएब मलिक बाहर नहीं हुए? अहमद शहजाद को आप देखें। सबसे अहम चीज़, यहाँ तो रातों रात आपका चैंपियंस ट्रॉफी का कप्तान बदला जाता है। भाई, आपका वो कप्तान जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है, रातों रात उसको कहा जाता है कि भाई आप कप्तान नहीं है, सुबह से आपने पानी की बोतलें भरनी है, आप कप्तान बाबर है। मुझे समझ नहीं आती कि इतना क्या आप लोगों ने इसका बतंगड़ बना दिया। भाई आउट ऑफ फॉर्म है। उन्होंने बताया, माइक हसन ने बाकायदा तौर पर बताया कि भाई बाबर और रिजवान के ये एरिया है, स्ट्राइक रेट है और ये कंसिस्टेंसी और बहुत सी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर बाबर और रिजवान को काम करने की ज़रूरत है। बल्कि मैं हफीज़ का एक इंटरव्यू देखा जिसके अंदर हफीज़ ने बाकायदा ये बात की कि बाबर और रिजवान बेस्ट प्लेयर हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ उनको अपनी गेम के अंदर एवोल्यूशन लाना है, नई जिद्दत लेकर आनी है, नहीं तो आप फिर पीछे रह जाते हैं। और बाबर और रिजवान को इस वक्त T20 के अंदर अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करना है।
तो जब ये सारी चीज़ें होंगी, आपकी चीज़ें अगर बेहतर होंगी और अगर आप अच्छा खेलेंगे तो आपकी जगह क्यों नहीं बनेगी भाई? आपकी जगह बननी है। लेकिन बात यह है कि जब आप अभी वेस्ट इंडीज़ में आपने वनडे खेला है तो आपकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं है। मैंने उस वक्त भी बात की थी कि अगर वहाँ पर बाबर आजम का या रिजवान का स्ट्राइक रेट 145 को भी टच करता है तो मेरे ख्याल से इनकी जगह टीम के अंदर पक्की हो जाती है, लेकिन नहीं हुई। ये अब बैड लक है। लेकिन साथ इन्होंने आगे क्या कहा, मेरी बाबर और रिजवान से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ये समझते हैं आप लोगों की इज्जत नहीं है तो रिटायरमेंट ले लो, रिटायरमेंट ले लो इंटरनेशनल क्रिकेट से। हमारे सामने विराट कोहली की एग्जांपल है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इज्जत अपने हाथ में है। मैं यकीन करें कि मैं ना इनको ऐसे सलूट करता हूँ। और भैया विराट कोहली, कब तक हम लोग कंपैरिजन में पड़े रहेंगे बाबर आजम और विराट कोहली के? विराट कोहली ने T20 से रिटायरमेंट मेरे भाई T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद ली है। उसने एक हाई नोट के ऊपर रिटायरमेंट अनाउंस की है। उसने, रोहित शर्मा ने, रविंद्र जडेजा ने, आपको दोनों हाथों से सलूट है। बाबर आजम ने कौन सा वर्ल्ड कप जीता है? हाँ, या तो ये होता कि जब बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीते, 2017 जीते थे, बाबर आजम रिटायरमेंट अनाउंस कर देते। हम कहते हैं यार यंगस्टर आया, हाई नोट के ऊपर रिटायरमेंट लेकर गया। समझ से बाहर है कि भाई आप कौन सी एडवाइजरी कर रहे हैं। बेड़ा गर्क आप लोगों ने प्लेयर का करके रख दिया, यही चीज़ें कर करके। तू किंग है, तू ये है, तू वो है। यकीन करेंगे मुझे, वो कहते हैं ना, शाह से ज़्यादा शाह के जो वफादार होते हैं ना, उनसे ख़तरा होता है। तो ये चीज़ें हैं कि आपने अपना मंजन बेचने के लिए ना, मीडिया के ऊपर मंजन बेचने के लिए अपना, आपने इतना अच्छा प्लेयर जो है ना उसका बेड़ा गर्क कर दिया कि तू ही है भाई, तू ही है। खुदा का वास्ता है यार, खुदा का वास्ता है, क्यों एक प्लेयर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? साथ कामरान अकमल साहब, यकीन करें कि मैं, आप पूरे 2023 एशिया कप से स्टार्ट करें, बल्कि आप ऐसा करें T20 वर्ल्ड कप 2022-21, एशिया कप 2023 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप 2024, उसके बाद 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। आप यकीन करें कि निजी चैनल है, वहाँ पर ये बैठकर मसूफ बाबर आजम के ऊपर जो तनकीद करते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर, उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर, उनके शॉट सिलेक्शन के ऊपर, आप यकीन करें कि आज ये बंदा कह रहा है कि भाई ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसने ब्लंडर मारा, बाबर और रिजवान को सिलेक्ट नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती। तो असल में मसला ये है कि आपको तनकीद करने के लिए बाबर नहीं मिलेगा। आपको अब एशिया कप के अंदर तनकीद करने के लिए बाबर नहीं मिलेगा, व्यूज़ नहीं आएंगे भाई। मसला ये है, मसला सारा रोटी का, सिंपल। बाबर बिकता है भाई, बाबर के ऊपर वीडियो बनाओ, व्यूज़ आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। बाबर हमारा बेस्ट प्लेयर है, इंशाल्लाह बाबर को बैक करें, बाबर के लिए दुआ करें, रिजवान के लिए दुआ करें कि यार इनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हों, ये टीम के अंदर दोबारा आएँ, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, ये स्टार्स हैं। लेकिन अगर एक बात है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है और अगर सिलेक्शन कमेटी ने मेरिट के ऊपर फैसला किया, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं कि पिछले 4 से 5 महीने से मेरिट के ऊपर फैसले हो रहे हैं, मेरिट के ऊपर फैसले हो रहे हैं। तो अगर मेरिट के ऊपर डिसीजंस हो रहे हैं, यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, तो खुदारा आप इसको बैक करें। नहीं तो मैं T20 वर्ल्ड कप 2024 और 2023 वर्ल्ड कप के ट्वीट्स भी लोगों के निकाल के दिखा देते हैं जो कहते हैं कि जब तक यंगस्टर्स को मौका नहीं दोगे तो टीम ऊपर नहीं जाएगी। अब जब स्क्वाड अनाउंस हुआ है और आपके जब आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स बाहर किए गए हैं तो आप लोगों ने रगड़े पे रगड़ा, बेरगड़ा देना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। महाराज जी, सरफराज अहमद पाकिस्तान के लेजेंड कैप्टन है, अभी तक बारह उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की। वैसे मैं तो क्या होता हूँ, सैफी भाई इज़्ज़त इसी में ही है, मौका नहीं मिलना आपको, चुप करके रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। बहरहाल सैफी भाई ने बाकायदा तौर पर एक इवेंट में गए, वहाँ उन्होंने कहा है कि फ़खर जमान पाकिस्तान टीम की बैकबोन है और पूरे का पूरा एशिया कप, ट्राई नेशन सीरीज़ जो है वो फ़खर के ऊपर रिलाई करती है। और यंगस्टर्स के अंदर उन्होंने नाम लिया है हसन नवाज़ का, साजिदा फरहान का और सलमान मिर्ज़ा का। उन्होंने कहा है कि ये 3 ऐसे प्लेयर हैं कि अगर ये फॉर्म के अंदर आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान नहीं हारेगा। तो आपकी क्या राय है, आप कितना एग्री करते हैं सरफराज अहमद की एडवाइस से? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बाबर और रिजवान के हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।